गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर CR रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। साथियों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है पद परिचय में विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले, यानी कि वाक्य में जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। परिभाषा देखें इसकी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, उसकी क्या विशेषता है, उसका रंग रूप कैसा है, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। दोस्तों, एक होता है विशेष्य। जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम को हम विशेष्य भी कहते हैं। एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण में विशेषण की विशेषता बताई जाती है। जैसे एक उदाहरण है कि काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज उसकी विशेषता हो गई। काला घोड़ा है, काला उसका जो रंग है वो भी उसकी विशेषता है। लेकिन बहुत तेज है, यह शब्द प्रविशेषण है, क्योंकि विशेषण की विशेषता इसमें बताई गई है। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, लेकिन 5वां भेद व्यक्तिवाचक विशेषण इसमें जोड़ दिया है। तो अब विशेषण के 5 भेद हैं। पहला देखें, पहला है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग रूप, आकार, स्वभाव और दशा का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम के उसका गुण है, दोष है, यानी कि उसकी अच्छाइयां और बुराइयां। गुणवाचक का अर्थ ये नहीं कि उसके गुण ही बताए जाएंगे, इसमें उसकी अच्छाइयां, बुराइयां, गुण और दोष सभी बताए जाते हैं। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा और बुरा दोनों ही गुणवाचक विशेषण है। देखिए, काला रंग का बोध कराता है। जितने भी प्रकार के रंग हैं, काला है, सफेद है, नीला है, पीला है, लाल है, गुलाबी है। अच्छा बुरा, व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं। छोटा, यानी कि उसका आकार छोटा है, बड़ा है, लंबा है, सभी इसमें आते हैं। सुंदर, उसका रूप कैसा है, सुंदर है या भद्दा है, तो वो सभी इसी में आते हैं। मीठा, यानी कि किसी वस्तु का स्वाद मीठा है या नमकीन है या कसेला है, जो भी है। देसी, पापी, ईमानदार आदि सभी गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गणना का बोध कराने वाले शब्द। अब संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद होते हैं।
निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, निश्चित संख्यावाचक के अंदर 4 व्यक्ति, 10 गाय, 15 लड़के, 20 पेड़, यानी कि इनकी संख्या निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं होती। उदाहरण देखें, कुछ लोग, सब कर्मचारी, थोड़े विद्यार्थी, शब्द संख्यावाचक ही हैं, लेकिन निश्चितता का बोध न कराने के कारण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। तीसरा भेद देखें, परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा देखिए इसकी, संज्ञा या सर्वनाम के माप, तोल या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप, तोल या नाप या फिर दूरी, इनका बोध कराने वाले शब्द हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, यानी कि उनकी मात्रा का, उनके माप, तोल और नाप का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। इसके भी 2 भेद होते हैं। देखें, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 4 लीटर। जिन वस्तुओं को हम गिनकर नहीं देते हैं या गिनकर नहीं लेते हैं, ऐसी वस्तु जैसे दूध है, दूध को हम लीटर से नाप कर देते हैं, तो दूध है परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे हम बाजार से आटा खरीदते हैं, तो आटा है उसको गिनकर नहीं देते, बल्कि तोल कर देते हैं किलो के हिसाब से। तो ये वस्तु जो होती हैं वो सभी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है अनिश्चित, जिसका माप तोल निश्चित नहीं है, लेकिन वस्तु वही है जिनको माप तोल कर ही दिया जाता है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा दूध, दूध है वो थोड़ा है, निश्चित उसका नाप नहीं है। कम पानी, बहुत दूरी, कुछ कपड़ा, तो ये सब उदाहरण हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। अगला है चौथा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा देखें, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। शब्द सर्वनाम हैं, लेकिन संज्ञा से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं या संकेत करते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखें, यह घड़ी आपकी है, यह घड़ी आपकी है, तो यह जो शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह सर्वनाम है। घड़ी संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले जो प्रयुक्त होता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह घर मेरा है, तो वह जो शब्द है सार्वनामिक विशेषण है। इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, इस पुस्तक है ये संज्ञा है। जो शब्द संज्ञा से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।
इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूं। अनिश्चित सर्वनाम, सॉरी, निश्चित निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसके उदाहरण और सार्वनामिक विशेषण के उदाहरणों के अंदर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो मैं आपका कंफ्यूज दूर करना चाहता हूं। वो ये है कि यह घड़ी आपकी है, यह वाक्य सार्वनामिक विशेषण का है। क्यों? कि सर्वनाम के बाद में घड़ी का प्रयोग हुआ है जो संज्ञा है। अगर यही वाक्य ऐसे होता कि यह आपकी घड़ी है, यानी कि आपकी सर्वनाम से पहले यह सर्वनाम आ जाता, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। कहने का अर्थ यह है कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा से पहले, यानी कि जिस सर्वनाम के बाद में संज्ञा नहीं आती है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। परिभाषा देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उन शब्दों को अगर हम विशेषण बना देते हैं तो व्यक्तिवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण देखें इसके, जैसे बनारसी साड़ी, तो इसमें बनारस जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बनारस शब्द से हमने इसको विशेषण बना दिया बनारसी। जयपुर से जयपुरी लहरिया, कश्मीर से कश्मीरी सेब, बीकानेर से बीकानेरी भुजिया। यानी कि वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, लेकिन अगर हम उन शब्दों को विशेषण बनाते हैं तो उनके बाद में प्रत्यय लगाते हैं तो व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाते हैं। आगे है विशेषण की अवस्था। यानी कि विशेषण जो शब्द होते हैं इनकी अवस्था होती है। देखें, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। यानी कि विशेषण शब्द हैं, लेकिन अगर हम उनकी तुलना करें, वो स्थिति विशेषण शब्दों की अवस्था कहलाती है। यह अवस्था तीन प्रकार की होती है। देखिए, पहली है मूलावस्था, यानी शब्द का की मूल अवस्था, जैसे श्रेष्ठ, उच्च और तीव्र शब्द हैं, ये मूल शब्द हैं। अब इसकी दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। मूलावस्था के बाद में उत्तरावस्था। तो श्रेष्ठ का हो गया श्रेष्ठतर, उच्च का हो गया उच्चतर और तीव्र का हो गया तीव्रतर। अब तीसरी अवस्था है वो उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था में देखो, श्रेष्ठतर था उसका श्रेष्ठतम हो गया, उच्चतर है उसका उच्चतम हो गया, तीव्रतर है उसका तीव्रतम हो गया। यानी कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं, मूल अवस्था के अंदर सामान्य शब्द होता है, उसके बाद में तर लगता है और उसकी
उत्तरावस्था बन जाती है। उत्तमावस्था बनाने के लिए उसके बाद में तम लगाना पड़ता है। तो श्रेष्ठ से जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम हो जाता है। विशेषण में आज इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।